नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जो एक रहस्यमय घटना का शिकार होता है। इस कहानी में आपको डर, रहस्य और सस्पेंस का ऐसा मिश्रण मिलेगा कि आप अंत तक अपनी जगह से हिल नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहित, जो एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, अपने ट्रक में माल लेकर एक लंबा सफर तय कर रहा था। राजस्थान के एक वीराने रास्ते पर गाड़ी चलाते हुए उसे महसूस हुआ कि उसकी प्यास अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। उसने पानी की बोतल ढूंढी, लेकिन वह खाली थी। रास्ते में कोई दुकान या ढाबा नजर नहीं आ रहा था। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह सफेद साड़ी में थी और उसके बाल खुले हुए थे। लड़की के चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण था। यह कहानी राजस्थान के एक दूर दराज के क्षेत्र की है। थार के रेगिस्तान के बीचों बीच, जहां मीलों तक रेत के सिवाय कुछ नजर नहीं आता, वहीं एक सुनसान सड़क पर रोहित अपनी ट्रक लेकर जा रहा था। रात के करीब 2 बजे का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा के झोंके रेगिस्तान की रेत को उड़ा रहे थे। रोहित एक कस्बे से सामान लेकर जयपुर की ओर जा रहा था। यह रास्ता उसने कई बार तय किया था, लेकिन इस बार कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। रास्ता पहले से ज्यादा सुनसान था और हरियाली का नामो निशान भी नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद अचानक रोहित को बहुत तेज प्यास लगी। उसने अपनी पानी की बोतल ढूंढी, लेकिन वह खाली थी। वह सोचने लगा कि शायद आगे कहीं कोई ढाबा मिल जाए। कुछ ही देर में उसने सड़क किनारे एक छोटी सी झोपड़ी देखी। रोशनी की एक हल्की सी किरण झोपड़ी से बाहर आ रही थी। रोहित ने ट्रक किनारे रोका और झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। तभी उसे झोपड़ी के पास एक लड़की दिखाई दी। वह साधारण सलवार कुर्ता पहने थी और हाथ में लाल रंग का दुपट्टा था। भाई साहब, क्या आपको पानी चाहिए? लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। रोहित ने सिर हिलाया और बोला, हाँ, बहुत प्यास लगी है। लड़की ने इशारे से उसे अपनी झोपड़ी के अंदर आने को कहा। झोपड़ी अंदर से साधारण थी, लेकिन वहां अजीब सी ठंडक थी। लड़की ने रोहित से कहा, आप यहाँ बैठें, पानी लेकर आती हूँ। रोहित पास की एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया। वह आसपास की चीजों को गौर से देखने लगा। दीवारों पर पुराने कैलेंडर लटक रहे थे और कोने में एक पीतल का बड़ा सा घड़ा रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर घड़े पर पड़ी, उसे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। कुछ देर बाद भी लड़की पानी लेकर नहीं आई। अब रोहित को शक होने लगा। वह कुर्सी से उठा और चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर झोपड़ी के कोने में रखे एक ताबूत पर पड़ी। ताबूत को देखते ही रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यहाँ ताबूत क्यों रखा है? उसने खुद से सवाल किया। वह धीरे धीरे ताबूत के पास पहुंचा और उसके ऊपर रखा कपड़ा हटाया। ताबूत के अंदर वही लड़की लेटी हुई थी जिसे उसने कुछ देर पहले देखा था। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा सफेद हो चुका था। रोहित के हाथ पैर कांपने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी पीछे से लड़की की आवाज आई, तुमने मेरी सच्चाई जान ली, अब यहां से बचकर नहीं जा सकते। रोहित ने पलटकर देखा तो वही लड़की ताबूत के पास खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके होंठों से खून टपक रहा था। डर के मारे रोहित ने झोपड़ी से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। लड़की जोर जोर से हंसने लगी। ये मेरा इलाका है, जो भी यहाँ आता है वह वापस नहीं जा पाता, उसने ठंडी आवाज में कहा। रोहित ने अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा खोला और भागते हुए ट्रक तक पहुंचा। वह जैसे ही ट्रक में बैठा और इंजन स्टार्ट किया, उसे लगा कि लड़की उसके ठीक पीछे खड़ी है। उसने बिना पीछे देखे ट्रक दौड़ा दिया। रोहित जैसे तैसे सुबह के समय जयपुर पहुंचा। उसने पूरे रास्ते पलटकर नहीं देखा, लेकिन जब वह ट्रक से उतरा और शीशे में देखा तो उसकी गर्दन पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने उसे जकड़ने की कोशिश की हो। क्या वह लड़की भूत थी या कोई रहस्यमयी शक्ति? यह सवाल आज भी रोहित के दिमाग में गूंजता है। जयपुर पहुंचने के बाद भी
रोहित की हालत सामान्य नहीं हुई। वह रात भर सो नहीं सका। उसके दिमाग में बार बार झोपड़ी का दृश्य और लड़की का चेहरा घूम रहा था। सुबह होते ही उसने अपनी ट्रक कंपनी के मालिक को फोन करके छुट्टी मांगी और कहा कि वह कुछ दिनों तक काम नहीं कर पाएगा। वह सोचने लगा कि यह सब क्या था। क्या वह लड़की वास्तव में भूत थी या उसका कोई छुपा हुआ मकसद था? यह जानने के लिए उसने तय किया कि वह उस जगह की सच्चाई का पता लगाएगा। रोहित ने अपने एक दोस्त विजय, जो जयपुर में रहता था, को सारी बात बताई। विजय ने कहा, भाई, यह मामला साधारण नहीं लगता। ऐसे सुनसान रास्तों पर बहुत कुछ अजीब होता है। अगर सच्चाई जाननी है तो हमें उस इलाके के आसपास के गांव वालों से बात करनी होगी। अगले दिन रोहित और विजय उस इलाके की ओर निकल पड़े। जब वे पास के गांव पहुंचे तो वहां के लोग अजीब तरह से उनकी बातों को टालने लगे। लेकिन एक बुजुर्ग रामलाल ने उन्हें रोका और कहा, तुम उस जगह की बात कर रहे हो जहां वह झोपड़ी है ना? रोहित ने हाँ में सिर हिलाया। रामलाल की आंखों में डर झलकने लगा। उन्होंने कहा, वह झोपड़ी एक शापित जगह है। वहां जो भी जाता है जिंदा लौटता तो है, लेकिन उसकी जिंदगी सामान्य नहीं रहती। रामलाल ने बताया कि कई साल पहले उस इलाके में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रुक्मिणी था। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव के कुछ दबंग लड़कों ने एक दिन उसे अपहरण करके उसकी हत्या कर दी। उसकी लाश को वहीं झोपड़ी के पास फेंक दिया गया था। कहते हैं कि उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। जो भी उस झोपड़ी में जाता है वह या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। रामलाल ने कहा। यह सुनकर रोहित और विजय सन्न रह गए, लेकिन रोहित का डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। उसने तय कर लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा हटाएगा। रोहित और विजय ने अगले दिन झोपड़ी पर जाने की योजना बनाई। वे दोपहर के समय वहां पहुंचे, क्योंकि रात को जाने का साहस उनमें नहीं था। जब वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो रोहित को फिर वहीं ठंडक महसूस हुई। उन्होंने झोपड़ी के अंदर कदम रखा। वहां अब कोई ताबूत नहीं था, लेकिन वह घड़ा वहीं रखा हुआ था। विजय ने घड़े को खोलने की कोशिश की, लेकिन अचानक झोपड़ी के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। झोपड़ी में अंधेरा छा गया और तभी रोहित और विजय ने उसी लड़की की आवाज सुनी। तुम फिर से यहाँ क्यों आए हो? वह लड़की अब उनके सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना था। विजय डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन रोहित ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तुम हमें क्यों परेशान कर रही हो? लड़की ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे मेरी शांति चाहिए। जो मेरे साथ हुआ वह अन्याय था। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब मेरे हत्यारों को सजा मिलेगी। रोहित ने लड़की से वादा किया कि वह उसके हत्यारों को ढूंढेगा और उन्हें सजा दिलाएगा। लड़की ने कहा, अगर तुम झूठ बोलोगे तो तुम्हारा अंत भी उन्हीं की तरह होगा। लड़की के शब्दों के साथ ही झोपड़ी की सारी चीजें अचानक गायब हो गईं। रोहित और विजय ने खुद को झोपड़ी के बाहर पाया। रोहित ने विजय के साथ मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और गांव वालों से जानकारी जुटाई। रामलाल ने उन हत्यारों के नाम बताए जो अब भी गांव में थे। काफी कोशिशों और पुलिस की मदद से वे लोग गिरफ्तार हो गए। 1 महीने बाद रोहित ने उसी रास्ते पर फिर से सफर किया। इस बार वह झोपड़ी के पास रुका, लेकिन उसे वहां कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। रोहित को अब लगता है कि उसने लड़की की आत्मा को शांति दिलाने में मदद, लेकिन हर बार जब वह उस रास्ते से गुजरता है तो उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। क्या वह लड़की वाकई मुक्त हो गई थी या उसकी आत्मा अभी भी वहां भटक रही है? यह आज भी एक रहस्य है। रोहित ने मान लिया था कि लड़की की आत्मा को शांति मिल चुकी है। उसने फिर से ट्रक चलाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी हमेशा बनी रहती थी। वह अक्सर उस रास्ते से गुजरते वक्त अजीब सी ठंडक महसूस करता। एक दिन जब रोहित देर रात ट्रक लेकर उसी रास्ते से गुजर रहा था, उसने सड़क किनारे एक छाया को खड़े देखा। वह रुका नहीं, लेकिन शीशे से उसने देखा कि वह छाया बिल्कुल उस लड़की जैसी लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह रोहित को घूर रही थी। कुछ दिनों बाद रोहित के घर एक पत्र आया। पत्र बिना नाम और पते के भेजा गया था। उसमें लिखा था, तुमने वादा पूरा किया, लेकिन अभी भी एक काम बाकी है। अगर वह पूरा नहीं हुआ तो तुम्हारा बच पाना मुश्किल होगा। रोहित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
उसे समझ नहीं आया कि यह पत्र किसने भेजा है। क्या लड़की की आत्मा अब भी असंतुष्ट थी? वह तुरंत विजय से मिलने गया और उसे पत्र दिखाया। विजय ने कहा, भाई, लगता है कि यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ। हमें फिर से उस जगह जाना होगा और सच्चाई का पता लगाना होगा। रोहित और विजय ने एक बार फिर से उस झोपड़ी पर जाने का फैसला किया, लेकिन इस बार उन्होंने गांव के रामलाल को भी अपने साथ लिया। जब वे झोपड़ी पर पहुंचे तो उन्हें वहां एक पुराना बक्सा मिला। बक्सा बहुत भारी था और उस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। रामलाल ने कहा, यह बक्सा पहले यहां नहीं था, इसे जरूर किसी ने हाल ही में रखा है। जब उन्होंने बक्सा खोला तो उसके अंदर एक डायरी मिली। उस डायरी में रुक्मिणी की कहानी लिखी हुई थी, लेकिन आखिरी पन्ने पर एक संदेश था, मुझे शांति तब मिलेगी जब मेरे हत्यारों के साथ साथ उन लोगों को भी सजा मिलेगी जिन्होंने यह सब छुपाने में मदद की थी। डायरी पढ़ने के बाद रोहित और विजय को पता चला कि रुक्मिणी की हत्या केवल व्यक्तिगत दुश्मनी का मामला नहीं थी, इसमें गांव के कुछ रसूखदार लोगों का भी हाथ था। उन लोगों ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए रुक्मिणी के परिवार को बर्बाद किया और उसकी हत्या के बाद मामले को दबा दिया। यह सुनकर रोहित और विजय ने तय किया कि वे इन लोगों की सच्चाई सबके सामने लाएंगे। रोहित और विजय ने डायरी को पुलिस तक पहुंचाया। हालांकि यह आसान नहीं था। उन रसूखदार लोगों ने उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनके घरों पर हमला भी करवाया, लेकिन रोहित पीछे नहीं हटा। आखिरकार पुलिस ने कार्रवाई की और रुक्मिणी की हत्या से जुड़े हर शख्स को गिरफ्तार कर लिया। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई और लोग जान गए कि सच को दबाना कितना खतरनाक हो सकता है। एक रात जब रोहित अकेला ट्रक चला रहा था तो उसने फिर से उस झोपड़ी के पास रुकने का फैसला किया। इस बार उसे डर नहीं लगा। उसने झोपड़ी के अंदर कदम रखा तो उसे वही लड़की दिखाई दी। लड़की मुस्कुराई और कहा, तुमने अपना वादा पूरा किया, अब मैं शांति से जा सकती हूँ, धन्यवाद। यह कहते ही लड़की की छवि धुंधली हो गई और धीरे धीरे गायब हो गई। रोहित ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि वह एक बड़े बोझ से मुक्त हो चुका है। आज भी रोहित जब उस रास्ते से गुजरता है तो उसे लगता है कि झोपड़ी से कोई उसे देख रहा है। शायद यह उसका भ्रम है, या शायद यह उस लड़की की आत्मा है जो अपनी मदद के लिए रोहित को आशीर्वाद देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।